Welcome back, everyone. Yesterday, we'd done the first part of the president under the heading of Union Executive. हमने किया था कल इलेक्टोरल कॉलेज तक कि कौन कौन जने इकट्ठे मिलके प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोट करते हैं. आज हमने करना है मैनर ऑफ इलेक्शन कि ये इलेक्शन किस तरीके का होता है. अब सबसे पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है. यूपीएससी इज़ नॉट गोना आस्क यू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दूँ. Why am I writing all of this is just so that you understand the concept. यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी आया था ऑन मैनर ऑफ इलेक्शन. वो हम लोग first we'll understand what is the manner of election of the president and then I'll give you the question and it will be quite simple for you. Don't worry. ठीक है जी. सो अब सबसे पहली बात तो अलग से हम लोग प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड वी डिस्कवर्ड इट येस्टरडे दैट द प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. The president of India is indirectly elected by a certain electoral college. So obviously indirect elections and direct elections में कोई तो difference होगा. जो डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं उसको हम लोग एक और टर्म देते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. अगर आपने कभी भी रिले रेस देखी है, एग्जैक्टली वही चीज़ होती है. हु पासिस द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट, या सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको मिलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में वो जीत जाता है. हाउएवर अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं कहलाया जाता. उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू अ सीक्रेट बैलेट. जितना लंबा चौड़ा इसका नाम है उतना सिंपल कॉन्सेप्ट है. हमने कॉन्सेप्ट की तरफ देखना है. कैलकुलेशंस, आई एम सेइंग इट अगेन, डोंट पुट इट इन योर हेड दैट पता नहीं क्या मैथमेटिक्स हमें सिखा रही है. You don't have to learn how to take out these numbers, but yes, you just have to understand the concept. तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को थोड़ा थोड़ा करके वी विल अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो सीक्रेट बैलेट, ये सबसे सिंपल है. लेट्स डू दिस फर्स्ट. सीक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो भी बैलेट पेपर, या ये सोच लो कि एक पेपर हमारे सामने है, कैंडिडेट्स का नाम है और हम कुछ प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली ए बी सी डी में से ए को बनाना चाहिए प्रेसिडेंट. अच्छा, ए ना बने तो बी बन जाए, बी ना बने तो सी बन जाए, फिर अगर कोई भी ना बने तो डी बन जाए. ये मेरी प्रेफरेंस है, ये अभी देखेंगे. तो बैलेट पेपर हम सबके पास है और हम चुप चुपीते जाके वो बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल रहे हैं. वी आर नॉट शोइंग इट टू ईच अदर एंड हेंस द टर्म इज सीक्रेट बैलेट. ये तो सिंपल है. लेट्स गेट ऑन टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नाउ. Yesterday we analyzed that electoral college has elected members of both houses of the parliament plus elected members of the state legislative assembly plus elected members of the legislative assembly of Delhi and Puducherry. So इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो elected members हैं, चलो पहले स्टेट की बात करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हैं वो आगे जाके प्रेसिडेंट को वोट करेंगे और उनको इलेक्ट करेंगे, राइट. अब एक एमएलए, अगर हम पंजाब स्टेट की बात करें तो क्या एक एमएलए एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हर एक जने के लिए एक एक एमएलए बैठा तो फिर तो बहुत ही अजीब सी चीज़ हो जाएगी. इट विल बी अ वेरी कॉमिकल सिचुएशन. सो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन पीपल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब एंड every MLA, every member of the legislative assembly is representing a certain proportion of the population of the state. Yes, तो यहाँ पे proportional representation का मतलब यही है कि जब वो एक MLA जाके वोट करेगा प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए तो वो कितनी proportion of the population को represent कर रहा है. जितनी भी proportion of the population को वो represent कर रहा है उसके हिसाब से उस MLA के एक वोट को एक वैल्यू दी जाती है. So whenever one MLA of a particular state is voting for the president, we don't calculate that as one vote. We give it a value because that one MLA is actually representing a proportion of the population. And since we are making a democracy, it is these people for whom we are electing the president. Hence, this person who is representing this population shall have a value of vote when he votes in the election of the president. So simple रखते हैं इसको यहाँ पे, जैसे कि value of vote of one MLA.
इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट. ऑब्वियसली न्यूमरेटर में पॉपुलेशन है क्योंकि पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है MLA अपॉन total MLAs into 1 upon 1000. See, we are not getting into the derivation of the formula. You can just say that we want a whole figure and hence 1 upon 1000 is there. But the most important thing for us is this, that the population is given a lot of criteria since we are making a democracy. अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब लिया है, आप कोई भी और स्टेट ले सकते हैं. सिंस आई एम फ्रॉम पंजाब आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ पंजाब. एंड अगर पंजाब की बात करें तो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज 1,35,51,000. अभी कोई तो आके मेरे को ये बोलेगा अच्छा इतनी पॉपुलेशन थोड़ी ना है, इससे तो कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. सी आई टेल यू व्हाट, अगर ये वेरिएबल फिगर हो तो ये हमेशा वेरी करता रहेगा. अगर ये हमेशा ही वेरी करता रहेगा फिर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा चीज़ों को कैलकुलेट करना, राइट. तो हमें पॉपुलेशन को फ्रीज करना पड़ता है. अब जनगणना जिसको बोलते हैं, जिसको सेंसस भी बोलते हैं, वो कितने कितने साल के बाद होता है. इट हैपन्स आफ्टर एवरी 10 years. नाउ द पार्लियामेंटेरियंस थॉट दैट लेट्स फिक्स दिस पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट. एंड कौन से सेंसस के साथ इसको फिक्स कर दिया? 1971 के सेंसस के साथ इसको फिक्स कर दिया. अच्छा, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट ने ये बोला? 84th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने ये बोला कि 2026 तक टिल 2026 we shall all use the population of the 1971 census. Now why have we used the population of 1971? Why have we given so much of relevance to 1971? Is again related to your citizenship. And 24th March 1971 सबने पढ़ा था कि हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखा था कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आ रहे हैं 24th मार्च 1971 तक, उनको एक तरीके से हम लोग उनके साथ बिहेव करेंगे, वी विल गिव देम सिटीजनशिप. But everyone who's coming after 25th March 1971, we will not give them citizenship. This was Citizenship Act 1955, right? I'm not talking about the amendment of 2019, and the amendment of 2019 has already been dealt with in class, and so we will not get into the details right now since we've done it in much detail, right? So हमारे लिए क्या ज़रूरी हो गया कि हमने 1971 का सेंसस फिक्स कर दिया. किसने फिक्स किया? पार्लियामेंटेरियंस ने फिक्स किया. कौन से साल में फिक्स किया? तो 2002 में फिक्स किया, 84th अमेंडमेंट एक्ट. एंड कब तक ये 1971 का सेंसस ही यूज़ होगा? 2026 तक. इज इट पॉसिबल दैट बिफोर दैट दे वांट टू चेंज द सेंसस? Definitely they can, you know. If an amendment has frozen a census, amendment can defreeze the census too, right? If that is a word. So anyway, till now for us it is 1971. So 1971 में पंजाब में कितनी population थी? पंजाब के MLA 117 है. You can check that up if you want to. Into 1 upon 1000. इस particular formula से पता चलता है कि जब पंजाब का एक MLA वोट कर रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उसके एक वोट को एक ना कैलकुलेट करते हुए हम उसको कितनी वैल्यू देते हैं? 116. क्यों देते हैं? बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट. इतना सा कॉन्सेप्ट है. अब जब एक MLA का हमें वैल्यू ऑफ वोट पता चल गया तो सारे के सारे जो पंजाब के MLAs हैं उनका वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा? 116 into 117, 13,572. ये हो गया जब सारे के सारे MLAs ऑफ पंजाब विल वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उनका कलेक्टिवली वैल्यू ऑफ वोट इतना होगा. जैसे हमने पंजाब के लिए कैलकुलेट किया, ऐसे हम सारे स्टेट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे along with Delhi, along with Puducherry, and then we will finally come down to this figure that when all the MLAs of all the states including Delhi and Puducherry are voting for the election of the president, तो पूरे के पूरे का value of vote is around this much. Do we have to learn the figure? It wouldn't harm you, but no, you will not be asked the figure, you will not be asked the derivation, you will not be asked कि अच्छा इसको कैलकुलेट करके बताओ कि कितना वैल्यू ऑफ वोट है. हाँ, थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आया है भी
right after we are done with this, I will tell you the question. फटाफट से you will answer the question. It is actually that simple. तो ये हमने सबसे पहले proportion ऑफ MLAs के बारे में बात किया कि MLA जब वोट करेंगे तो उनके एक वोट को कितना वैल्यू मिलेगा, राइट? पर हमने कल ये भी देखा था कि इलेक्टोरल कॉलेज में तो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, तो जैसे हमने MLA के वैल्यू ऑफ वोट को कैलकुलेट किया है, ऐसे हमने MPs के वैल्यू ऑफ वोट को भी कैलकुलेट करना है. लेट्स डू दैट. राइट, so the next that we have to do is value of vote of one member of parliament. अब इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन MP इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल स्टेट्स. अब हमने क्या बोला था कि एक इंसान एक प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? इसी तरीके से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस. अब जब हमने MLAs के वैल्यू ऑफ वोट डिसाइफर किया था तो ऑलरेडी हमने हर एक स्टेट की पॉपुलेशन को नज़र में रखा था कि नहीं रखा था? रखा था. सो हेंस हमारा टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल स्टेट्स वही 549495 जो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था. डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल MPs. टोटल MPs बोलना थोड़ा गलत है क्योंकि टोटल MPs में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आएंगे और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से होते हैं? इलेक्टेड MPs. सो total elected members of the parliament come in the denominator, which comes out to be 776. Let's understand how have we come down to this figure. Very simple. लोकसभा में, जैसे आपके बोर्ड में भी यहाँ पे लिखा है, लोकसभा में सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 552. However, आज की डेट पे कितनी स्ट्रेंथ है? 545. जो बाकी के 7 सीट्स हैं वो कहाँ है? That is with respect to POK, which is disputed and hence elections cannot be are not taken place over there. However, it is very much a part of India and hence the sanction strength becomes 552. लेकिन जहाँ elections होती हैं वो 545 है, इसीलिए current strength is 545. Right? In the same manner, राज्यसभा में 250 seats sanction strength maximum है. However, elections कहाँ पे हो पाती हैं? In 245 seats. अच्छा, इनमें से इलेक्टेड मेंबर्स में से पहले हम देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स. ये जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स है कहाँ के? लोकसभा के. ये 2 एंग्लो इंडियंस वाली बात है, ये हमने विस्तार में अलग से वीडियो में देखा है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो काइंडली वॉच इट. वी हैव स्पोकन अबाउट इट एंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द ईयर 2020 दीज 2 एंग्लो इंडियंस का ये जो प्रोविजन है वो खत्म होने वाला है. यस. इसी तरीके से राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस एंड साइंस. सो अगर 545 में से अगर हम 2 निकाल दें तो कितने रह गए? 543. और 245 में से अगर 12 निकाल दिए तो कितने रह गए? 233. तो कुल मिला के 543 प्लस 233 इज इक्वल टू 776. इतने इलेक्टेड MPs हैं. मैं दोबारा से बोल रही हूँ, कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा. कॉन्सेप्ट समझो, नंबर्स को देख के डरना बंद करो, ठीक है? सो the total amount of elected MPs in our country are 776. So that's what comes in the denominator and hence value of vote of one MP. जब एक member of parliament वोट करेंगे तो उनके एक वोट की वैल्यू कितना होगा? 708. ये अलग अलग क्यों नहीं देखा लोकसभा और राज्यसभा का? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा एक एक स्टेट के लिए नहीं बना, पूरे के पूरे देश के लिए बना है. हाउएवर पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली पंजाब के लिए बनी है, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र के लिए बनी है. इसीलिए महाराष्ट्र के जब MLA का वैल्यू ऑफ वोट डिसाइफर करोगे तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन देखोगे, पंजाब के लिए पंजाब की पॉपुलेशन देखोगे. दैट इज स्टेट असेंबली इलेक्शंस. Here I am talking about the parliament. Parliament is for the entire country. So we will not go into ये state, वो state. We will take it in totality. Done? So अगर एक MP के value of vote 708 है तो सारे के सारे value of vote कितना होगा? 776 into 708. अभी इधर ही रुक जाओ. जिसने अच्छा इतना मैथमेटिक्स सबने किया है. If P upon Q is equal to R, then Q into R is equal to P. Correct? Now, that is why इतना बड़ा यहाँ पे
अप्रॉक्स लिखा है, approximately, because this is 708.111 something, right? So hence when we multiply 708 with 776, you will not get this figure. Please try it out. I'm sure you will, and you should also. So when you multiply these two, the figure that you get is 549,408. तो जब सारे के सारे MPs वोट करेंगे तो उनके वैल्यू ऑफ वोट होगा 549,408. ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. सो आई हैड टोल्ड यू कि एक क्वेश्चन आया है ऑन इलेक्शन. ऑफकोर्स वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट तो नहीं होगा, बट आई जस्ट नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होती है. अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है. इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चन. आई हैव जस्ट रिटन इट इन माई वर्ड्स, बट द एसेंस रिमेन्स द सेम. So in presidential election, consider the following statements. पहली statement that the value of vote of MLA is different in different state. Second is value of vote of MP is the same irrespective of Lok Sabha or Rajya Sabha. Answer A only one, B only two, C both, D none. Read it, understand it, watch the video again if you have to, and then answer the question if you can. If you can't, I will discuss it in the next video. राइट, अगर सिंपल शब्दों में मेरे को किसी को समझाना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज में हर एक बंदा जब वोट कर रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो वो एक प्रोपोर्शन को नज़र में रखते हुए एक प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस करके उस एक इंसान के एक वोट की वैल्यू एक ना होते हुए कुछ नंबर होती है. और वो नंबर कैसे डिराइव करते हैं, हम पहले देखते हैं कि वो एमएलए है कि एमपी है. अगर वो एमएलए है तो हम स्टेट वाइज पॉपुलेशन देखते हैं. अगर वो एमपी है तो हम लोग पूरी की पूरी पॉपुलेशन को नज़र में रखते, पूरी की पूरी वैल्यू ऑफ वोट को नज़र में रखते हुए और इलेक्टेड मेंबर्स को नज़र में रखते हुए वो वैल्यू डिटर्मिन करते हैं. ये तो हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. Now next part of the indirect election is single transferable vote. Very interesting and very simple. Yes, so let's get down to it. Single transferable vote. अब क्या हुआ कि हर एक इंसान जो इलेक्टोरल कॉलेज का है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उसको हमने एक बैलेट पेपर दिया. अब सोचो कि 4 कैंडिडेट्स हैं A, B, C, D. ये A, B, C, D कैसे आए, ये हमने पिछले वीडियो में किया था. दोबारा से कर लेते हैं. इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी लोग हैं 50 जने एक का नाम सुझाव देंगे, प्रपोज करेंगे, और 50 जने इस सुझाव पे अपना मोहर लगा देंगे, मतलब उस चीज़ को रैटिफाई कर देंगे. फिर ये कैंडिडेट जो होगा 15,000 रुपये RBI में जमा करेगा फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स, एंड दैट इज़ हाउ he or she will become a presidential candidate. Now in our example there are 4 candidates A, B, C and D, and मेरे बैलेट पेपर में ये 1, 2, 3, 4 दिया गया है. ये क्या 1, 2, 3, 4 है कि यार कैंडिडेट्स तो 4 हैं, ठीक है. अब हर एक जना अपने दिमाग से सोच के वो यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस लगाएगा, प्रेफरेंस पे टिक करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल we have Amitabh Bachchan, we have Bobby Deol, we have Karishma Kapoor and we have Dharmender. Okay, now in my ballot paper, see, listen, this is not as if I don't like any of them, I'm just giving you an example. So in my ballot paper I'm thinking कि अच्छा सबसे ज़्यादा I want Amitabh Bachchan to become the president. अच्छा अमिताभ बच्चन अगर हार गए तो I want Bobby Deol to become the president. Bobby Deol भी अगर हार गए then whom should I make the president? I don't want Dharmender to become the president, then I want Karishma Kapoor to become the president. Okay, just take for example. And अगर कोई भी नहीं जीता then D has to win. This is my preference, but your preference can be completely different, yes or no. Of course, I mean you and I don't think alike, nobody can think alike, that is why we are different people, and different people have different preferences. So सारे के सारे चुप चुपीते सीक्रेट बैलेट अपने अपने प्रेफरेंसेस की लिस्ट लिख देंगे. अब इनिशियली मैंने बोला था कि डायरेक्ट इलेक्शन इज लाइक अ रिले रेस, लाइक whoever finishes the race first, whoever finishes the crossing line first is the one who will win. However, in the indirect election ये वाली चीज़ नहीं होती. Indirect elections में क्या होता है, it's a little different.
आपको एक मिनिमम बेंचमार्क पास करना ही करना पड़ेगा, जिसकी बाद देखा जाएगा whether you're going to win or you're going to lose. जिसके जो मिनिमम बेंचमार्क जो मैंने आपको बोला उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कोटा, राइट? कोटा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोट्स नीडेड टू विन फॉर एनी कैंडिडेट, और इसका हमने फॉर्मूला क्या बनाया है, दिस इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कास्ट अपॉन टोटल सीट्स टू बी फिल्ड प्लस 1, ये प्लस 1 डिनोमिनेटर में ही है, एंड देन प्लस 1. दिस इज द फॉर्मूला दैट डिटर्मिन्स कि अच्छा इतने वैल्यू ऑफ वोट्स तो चाहिए ही चाहिए फॉर एनी कैंडिडेट टू विन, राइट? कीपिंग इन माइंड द फॉर्मूला, नाउ लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. ओके, अब मेरे एग्जाम्पल में जितने भी जनों ने वोट किया उन सबकी वैल्यू ऑफ वोट को जब हमने कंबाइन किया तो वो कुल मिला के आई 10,000. ठीक है, 10,000 इज़ अ वेरी स्मॉल फिगर. अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा किया था, एंड दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन दैट आई हैव केप्ट इट एज 10,000. फाइन. सो द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कास्ट इन आवर एग्जाम्पल इज 10,000. अगर हम लोग अपना फॉर्मूला नज़र में रखें तो व्हाट वाज इट, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कास्ट अपॉन टोटल सीट्स टू बी फिल्ड. कितनी सीट्स फिल करनी है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में? एक, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दिया. ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 5,001. मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड फॉर A, B, C और D टू बिकम अ प्रेसिडेंट इज 5,001. अब क्या किया, सारे के सारे जो बैलेट पेपर्स थे उनको निकाला और देखा कि सबने सारे के सारे बैलेट पेपर्स में कितनों ने A को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, कितनों ने B को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, कितनों ने C को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, कितनों ने D को फर्स्ट प्रेफरेंस दी. और जितनों ने भी A को फर्स्ट प्रेफरेंस दी उन सबकी वैल्यू ऑफ वोट निकल के आई 3,800. B को 2,900 मिला, C को 1,200 मिला, D को 2,100 मिला. आई एम रीइटरेटिंग दिस. मेरे एग्जाम्पल में मैंने अमिताभ बच्चन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे आएगा. जिसने बॉबी देओल को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी तो वो यहाँ पे आएगा. अच्छा, मेरे बैलेट पेपर में मैंने अमिताभ बच्चन को फर्स्ट दिया और बॉबी देओल को सेकंड प्रेफरेंस दिया. ठीक है, वो सेकंड प्रेफरेंस नहीं देख रहे अभी. सबसे पहली बार जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और कैलकुलेट करके ये फिगर्स हमारे सामने आ गए. अब जैसे ही ये फिगर्स हमारे सामने आए तो हमने देखा यार भाई किसी ने भी मिनिमम वैल्यू ऑफ वोट्स तो किसी को भी नहीं मिले, 5,001 तो किसी को भी नहीं मिले ना. अच्छा, अगर 5,001 किसी को नहीं मिले तो किसी को तो हमें रेस से हटाना पड़ेगा. रेस से कौन निकलेगा? जिसको सबसे कम वैल्यू ऑफ वोट्स मिले हैं. अच्छा, A, B, C, D में से सबसे कम वैल्यू ऑफ वोट किसको मिला? C को मिला. सो करिश्मा कपूर इज outside our race, she is not going to become the president this time. Fine. अब ये जो 1,200 वाले जो ये बैलेट पेपर्स हैं, अच्छा इनका क्या करें? इनको उठा के कचरे की पेटी में फेंक देंगे? नहीं, इनको अगर कचरे की पेटी में ही फेंकना था तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस का क्या मतलब था? इनको रखेंगे. अच्छा, जिसने करिश्मा कपूर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, देखो उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी, नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको दी? अच्छा, जितनों ने भी अमिताभ बच्चन को नेक्स्ट प्रेफरेंस दी वो अमिताभ बच्चन के खाते में जोड़ दो. जितनों ने नेक्स्ट प्रेफरेंस बॉबी देओल को दी वो बॉबी देओल के खाते में डाल दो, और जितनों ने धर्मेंद्र को नेक्स्ट प्रेफरेंस दी वो धर्मेंद्र के खाते में डाल दो. इतना सा कॉन्सेप्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ कि जैसे ये बैलेट पेपर है जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसी ने करिश्मा कपूर को दी थी, उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस बॉबी देओल को दी, तो वो वाली चीज़ किसके खाते में जुड़ जाएगी? बॉबी देओल के खाते में जुड़ जाएगी. एज सिंपल एज दैट. अच्छा, फिर से ये 800, 200, 200 हो गया. अच्छा, 800 इसमें जोड़ा तो आ गया 4,600, 200 इसमें जोड़ा तो 3,100, 200 अगर इसमें जोड़ा तो आ गया आपका 2,300. क्या अभी भी किसी ने भी 5,001 का बेंचमार्क क्रॉस किया? नहीं किया. तो दोबारा से वही चीज़ करो. अब अमिताभ बच्चन, बॉबी देओल, धर्मेंद्र में से सबसे कम वैल्यू ऑफ वोट किसको मिले हैं? धर्मेंद्र को मिले हैं. सो इनको भी हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस से निकाल रहे हैं. ठीक है, अब जो धर्मेंद्र वाले आपके सारे के सारे बैलेट पेपर्स होंगे उनको हम दोबारा से देखेंगे.
एंड नेक्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे कि कितनों ने नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको दी. ठीक है, अगर किसी ने नेक्स्ट प्रेफरेंस लेट्स से सी को दे दी, करिश्मा कपूर को दे दी, तो कोई बात नहीं, नज़रअंदाज कर दो, उसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस देखो. ठीक है, सो जितनों ने भी इस बैलेट पेपर में जितनों ने भी नेक्स्ट प्रेफरेंस ए को दी थी, अमिताभ बच्चन को दी थी, वो उनके खाते में डाल दो. जितनों ने भी बी बॉबी देओल को दी थी, वो उनके खाते में डाल दो, और दोबारा से उसको इसमें ऐड करो और फिर देखो कि कौन जीता. अब बताओ, क्या 5001 से ऊपर कोई गया? Yes, कौन गया? Mr. Amitabh Bachchan. Yes, so in our example, Mr. Amitabh Bachchan has won the election. Now, this will be in your mind, so let me clarify it right now. सब सोच रहे होंगे, अरे अमिताभ बच्चन तो पहले ही जीत रहे थे, ये सब तामझाम करने का क्या मतलब? See, I can give you plenty of examples जिसमें सबसे पहले लगता है कि एक इंसान जीत रहा है और बाद में एंड में कैलकुलेट करते 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 कोई और जीत जाता है. This is the system that is used in every indirect election. So that means this is used with in the case of the president. It will be used in the case of the vice president. It will be used in the case of members of Rajya Sabha. पर member of Rajya Sabha में सिर्फ ये नहीं होता, secret ballot वाला concept नहीं होता, बाकी सब होता है. This will also be used in the system of in the election of Vidhan Parishad members. So indirect elections हमारा यहाँ पे खत्म हुआ. इसको बार बार देख के प्लीज आस्क मी द क्वेश्चंस. किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो सिली है नहीं है, you want to ask me here, you want to ask me one-on-one, that totally depends on you, but please ask the question so that the concept is drilled inside your mind. Yes, thank you.